स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके चलते देखिए यहाँ पर 183 सालों तक राज किया ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पर। जी हाँ, बिल्कुल। इसके पहले मैंने बैटल ऑफ प्लेसी पे वीडियो कवर किया था कि कैसे बैटल ऑफ बक्सर का यहाँ पर उद्गम हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं बैटल ऑफ चिंसूर, अब कहीं ना कहीं बैटल ऑफ बक्सर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं प्लेलिस्ट में वो वीडियो की लिंक जरूर डाल दूंगा, आप बेशक जाके देखिएगा। तो देखिए ऐसा क्या कुछ हुआ था कि यहाँ पर तीन मुगल सम्राट के होते हुए भी ये जो बैटल है, बैटल ऑफ बक्सर, वो हम हार गए और कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर का उद्गम हुआ इंडिया में। सब जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ना आपको ये बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये बैटल ऑफ बक्सर जो है वो यहाँ पर किसके कारण हुई थी या हुई कहाँ पर थी। तो देखिए ये लड़ी थी यहाँ पर बंगाल के नवाब, कहीं ना कहीं अवध के नवाब, और कहीं कहीं यहाँ पर आता है मुगल एम्पायर। इन तीनों के नवाब को यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो ये पूरी हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। किसके अगेंस्ट में? तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में ये बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। देखिए यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो बैटल ऑफ बक्सर है वो कहीं ना कहीं जो मुगल एम्पायर थे शाह आलम टू, इसके साथ साथ जो शाह उद दौला थे जो कहीं ना कहीं नवाब अवध थे, उसके साथ साथ जो मीर कासिम थे जो कहीं ना कहीं नवाब ऑफ बंगाल थे, ठीक है ना। तो इन तीनों को मिलकर यहाँ पर एक गठबंधन हुआ था, जिन्होंने ये तीनों ने मिलकर यहाँ पर ईस्ट इंडिया के खिलाफ ये जंग मोल ली थी। अब देखें यहाँ पर कुछ कारण रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर कि किस तरीके से बैटल ऑफ बक्सर का जन्म हुआ। तो देखिए मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी यहाँ पर बैटल ऑफ प्लेसी, उसमें मैंने बताया था कि कैसे यहाँ पर जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको गद्दी से हटा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और कहीं ना कहीं मीर जाफर यहाँ पर नए नवाब ऑफ बंगाल बने थे। अब देखिए नवाब ऑफ बंगाल जो बने थे मीर जाफर, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को धोखा दे दिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने डच के साथ मिलकर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी पे वार कर दिया, जिसे हम कहीं ना कहीं बैटल ऑफ चिंसूरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो वो बैटल भी यहाँ पर मीर जाफर हार गए, जिसके बाद देखिए यहाँ पर मीर जाफर को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब के पोस्ट से यहाँ पर हटा दिया, और कहीं ना कहीं मीर कासिम जो यहाँ पर सन इन लॉ बताए जाते हैं मीर जाफर के, उन्होंने कहीं ना कहीं गद्दी संभाली नवाब ऑफ बंगाल की। अब देखिए जब से यहाँ पर मीर कासिम बने ना नवाब ऑफ बंगाल, तो वहीं से जन्म होता है कहीं ना कहीं द बैटल ऑफ बक्सर का। जी हाँ, बिल्कुल। तीन पार्ट में मैं इस वीडियो को डिवाइड करूंगा जहां पर बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। देखिए 17 यहाँ पर 63, उसके बाद आता है 64, और उसके बाद आता है 65। जी हाँ, बिल्कुल। 3 साल तक कहीं ना कहीं ये लड़ाई चली थी बैटल ऑफ बक्सर, जो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना आपको समझना जरूरी होगा कि कॉजेस क्या क्या थे यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर के, किस रीजन के चलते यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर हमें देखने को मिली इतिहास में। तो देखिए ये जो लड़ाई थी, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं 1763 से चालू हो गई, ये कहीं ना कहीं द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुई 1765 में, तब जाके ये जो बैटल ऑफ बक्सर है उसका कहीं ना कहीं अंत माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर कारण जो थे वो साफ थे, कहीं ना कहीं जो बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ चिंचुरा के कारण से कहीं ना कहीं मेल खाते। तो ये थे क्या एक्चुअली में? तो देखिए यहाँ पर ना जो मीर कासिम नए नवाब बने थे, वो चाहते थे कि मैं जो रहूं वो इंडिपेंडेंट रहूं, और अपनी जो कैपिटल है वो मुन्नार फोर्ट थे, जिसे हम आज क्या कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार का, उसे हम कहते हैं आज, ठीक है ना। तो ये मुन्नार फोर्ट में वो अपना जो है वो शासन चलाना चाहते थे कलकत्ता से निकलकर। अब देखिए इनके मन में ये विचार क्यों आया, अच्छा खासा तो शासन चल रहा था यहाँ पे नवाब ऑफ बंगाल थे मीर कासिम कलकत्ता में। तो देखिए यहाँ पर जो मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल थे वो सिर्फ नाम के लिए नवाब थे, बाकी जो पूरा काम थी वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्या करती थी, तो यहाँ पर जितने भी टैक्स कलेक्शन है, जितना भी रेवेन्यू आएगा, जितना भी यहाँ पर ट्रेड होगा, वो सब इन्हीं के हाथ में था। देखिए मीर कासिम के हाथ में ऐसा कुछ था ही नहीं, ये बस नाम के नवाब थे, जिसके चलते देखिए इनको ऐसा लगा कि अब देखिए मेरा काम ही क्या है यहाँ पर, जब सब ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है। तो इन्होंने क्या किया, जहाँ पर कलकत्ता में सबसे अच्छा जहाँ पर राज था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इन्होंने वहीं से ही निकलने का यहाँ पर ठान लिया, और कहीं ना कहीं जो मुन्नर फोर्ट है, जिसे मैंने बताया कि जिसको भागलपुर डिस्ट्रिक्ट हम कहते हैं आज बिहार में, तो वहां अपना शासन चलाने का सोचा कि देखिए कलकत्ता में तो मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो हाल फिलहाल में मैं वहां पर जाकर मतलब मुनगर फोर्ट जाकर वहां पर अपना कुछ शासन चलाओ। तो देखिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कहीं ना कहीं खटका, जो जो पहला रीजन माना जाता है बैटल ऑफ बक्सर का। अब देखिए दूसरे रीजन में क्या है कि यहाँ पर जो मीर कासिम थे ना, वो कहीं ना कहीं काफी देर से प्लान कर रहे थे कि देखिए मैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से हराऊं, जिसके चलते देखिए इन्होंने क्या किया, अपनी एक सीक्रेट आर्मी तैयार करना चालू करी। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए
मीर कासिम ने कहीं ना कहीं देख लिया था बैटल ऑफ प्लेसी, और उन्होंने कैसे यहाँ पर हार दिलाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को, तो ये कहीं ना कहीं मीर कासिम ने देख लिया था। तो देखिए इनको भी पता था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है, तो इनकी स्ट्रेटेजी ना काफी अच्छी होती थी। क्यों? क्योंकि देखिए जितने भी हमारे नवाब थे, जितने भी हमारे मुगल एम्पायर थे, उनके पास देखिए सेना भरपूर मात्रा में थी, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी नहीं थी, जिसके चलते ना यहाँ पर स्ट्रेटेजी के चलते यहाँ पर सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमेशा जीत जाती थी। तो इसीलिए ना यहाँ पर मीर कासिम ने क्या सोचा कि मैं कहीं ना कहीं जो फॉरेन से यहाँ पर ट्रेनर बुलाऊं और अपने आर्मी को ट्रेन करूं, और कहीं ना कहीं वही ट्रेनर जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ यहाँ पर लड़ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो उसी ट्रेनर को यहाँ पर बुलाया गया मीर कासिम ने, और अपनी जो फौज थी उसको तैयार किया गया। अब ये कहीं ना कहीं पता लग गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो यहाँ पर दूसरा कारण बना सीधे सीधे की बैटल ऑफ बक्सर अभी देखने को मिली 1963 में। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर मीर कासिम ने क्या किया। देखिए मीर कासिम के हाथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ करने का तो यहाँ पर था ही नहीं, मतलब सवाल ही नहीं उठता। तो उसने क्या किया यहाँ पर, कहीं ना कहीं जो अपने जो सेलर थे, मतलब इंडियन मर्चेंट्स थे, मतलब जो बाजारों में बैठे थे, उन्हीं को यहाँ पर ना रिलैक्सेशन देना चालू कर दिया। अब देखिए ये बात को आपको समझना काफी गरज का होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बंगाल पे राज कर रही थी, तो यहाँ पर चाहती क्या थी कि वो पूरा ट्रेड हम संभाले, और कहीं ना कहीं हम पे बिल्कुल टैरिफ ना लगे, हम पे बिल्कुल टैक्स ना लगे, जिसको हम दीवान या फिर खैरात के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी तो पे तो कोई भी यहाँ पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पर ना जो लोकल ट्रेडर्स थे बंगाल के, ठीक है ना, जो इंडियन ट्रेडर्स थे, उन पे कहीं ना कहीं देखिए कितना परसेंट, आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ पर 40% का टैक्स लगता था। जी हाँ बिल्कुल, आपने अभी तक के भी नहीं सोचा होगा। देखिए आज भी हमें 40% का टैक्स नहीं लगता, लेकिन तब देखिए 1700 की बात है कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे कुछ रूल बनाए थे कि जो लोकल यहाँ पर ट्रेडर्स रहेंगे उनको 40% का टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए यही जो टैक्स था ना, ये यहाँ पर बिल्कुल जीरो कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जीरो टैक्स लगता था। अब यहाँ पे मीर कासिम ने क्या किया, अपने जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको भी 0% का टैक्स यहाँ पर कहीं ना कहीं लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर उनको ये लगा मीर कासिम को कि अब जो है हमारे ट्रेडर्स कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर दे पाएंगे। देखिए ये सबसे बड़ा रीजन माना जाता है कि यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर देखा गया। उसी के साथ साथ देखिए यही इसी कुछ कारण के चलते यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि देखिए यहाँ पर सीधे सीधे मीर कासिम को बोला कि देखिए आप बहुत शाणे बन रहे हो, तो आपको एक काम करते हैं, आप ही को गद्दी से हटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर गद्दी से हटाने का प्लान बनाया, तो जिसके रिगार्डिंग ना यहाँ पर मीर कासिम ने क्या किया, धावा बोल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी पे 1763 के दशक में। जी हाँ बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पर ये जो वार हुआ ना वो काफी सरल वार था, जिसमें देखिए यहाँ पर मीर जो कासिम थे उन्होंने यहाँ पर हार देखी, और देखिए हार देखी तो देखी, उसी के साथ साथ मीर कासिम ने क्या किया, जो काफी सारे रीजन थे, जैसे कैश का रीजन था, मुर्शिदाबाद था, गिरिया था, सूटी था, मुंजर था, ये जो कई इलाके थे ना स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वो कहीं ना कहीं खो दिए। और जी हाँ बिल्कुल, ये यहाँ से भागकर कहा गए, तो यहाँ से भागकर ये गए अवध में। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको मैप के जरिए बता देता हूँ एक्चुअली में कि यहाँ पर हुआ क्या था। देखिए ये मैप है, यहाँ पर सही देख रहा हूँ, ये है बंगाल, जहाँ पर थे मीर कासिम इसके नवाब। अब देखिए इन लोगों ने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध लड़, जिसमें ये काफी सारा एरिया हार गए, और ये जो मीर कासिम थे ना यहाँ से निकल गए यहाँ पर ये अवध। जी हाँ बिल्कुल, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये है अवध का रीजन। उसी के साथ साथ ये मुगल्स। अब देखिए यहाँ पर ना काफी टर्निंग पॉइंट आता है कि जैसे ही यहाँ पर मीर कासिम हार गए ना बंगाल से, तो उन्होंने क्या किया, अवध के जो राजा थे कहीं ना कहीं, उसी के साथ साथ मुगल एम्पायर जो थे उनको कहीं ना कहीं अपने साथ शामिल कर लिया कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल के रीजन में काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर रही है, तो हमें कहीं ना कहीं उसको ये हराना पड़ेगा। तो देखिए ये अवध के जो मुगल थे शौजा उद दौला, और कहीं ना कहीं जो मुगल के एम्परर थे शाह आलम टू, तो इन लोगों ने ना कहीं हामी भरती की। जी हाँ बिल्कुल, हम आपके साथ हैं मीर कासिम सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जिसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हमें एक मेजर बैटल देखने को मिले। अब देखिए यहाँ पर आपको समझने वाली बात होगी कि ये जो बंगाल का रीजन है यहाँ पर इतना, यही ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों चाहिए, क्यों दूसरे दूसरे बाकी भी पोर्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, मुंबई था उस समय, गुजरात था, कहीं ना कहीं दिल्ली से अच्छा शासन किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर बंगाल का ही रीजन क्यों चुना ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्योंकि देखिए यहाँ पर बंगाल का रीजन चूज करने की ये यहाँ पर हिदायत देते हैं कि यहाँ पर जो फर्टाइल रीजन है ना वो यहाँ पर दुनिया में कहीं भी नहीं देखा जाता, जितना फर्टाइल रीजन हमें देखिए इस पूरे प्लेन में यहाँ पर देखने को मिलता है। जी हाँ बिल्कुल, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर एग्रीकल्चर रेट का भी अच्छा होता था, और यहाँ पर जो ट्रेड सरप्लस था, मतलब जो टैक्स का था, आवामी जो टैक्स आता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो काफी अच्छा था बाकी दूसरे भारी कंपैरिजन में। तो देखिए इसलिए यहाँ पर ना बंगाल को कहीं ना कहीं किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए यहाँ पर जो युद्ध की शुरुआत होती है ना, अब यहाँ पर बारी आ गई थी बिल्कुल कि यहाँ पर मुगल्स और यहाँ पे कहीं ना कहीं अवध और कहीं ना कहीं जो बंगाल है मीर कासिम के अंडर में, वो कहीं ना कहीं युद्ध लड़े और ईस्ट इंडिया कंपनी पे वार करे। अब देखिए ये युद्ध भी वैसे ही हुआ
अब देखिए ये बैटल ऑफ बक्सर इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये बक्सर में आता है जिसे हम आज बिहार कहते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पर 40,000 सेना के साथ ना, यहाँ पर मुगल एम्पायर, उसके साथ नवाब अवध और नवाब बंगाल मीर कासिम, ये बिल्कुल भीड़ गए यहाँ पर किसके साथ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 40,000 सेना होते हुए भी ना, यहाँ पर जो हमारे मुगल्स थे और नवाब बंगाल थे वो यहाँ पर बिल्कुल हार गए ये बैटल। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 10,000 सेना थी सिर्फ यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, लेकिन उनकी जो टैक्टिक्स थी, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वो काफी अच्छी होती थी। और इस बैटल को जो लीड कर रहे थे ना कहीं वो आर्मी मेजर मुनरो थे। जी हाँ बिल्कुल, जिसके यहाँ पर अध्यक्ष में ये जो बैटल ऑफ बक्सर है वो लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर मुनरो ने क्या किया, ऐसी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टेक्निक थी वो यहाँ पर लगाई कि 40,000 सेना होते हुए भी ना, यहाँ पर ये बैटल ऑफ बक्सर हम हार गए। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मीर कासिम को लगा ना कि नहीं, हम ये युद्ध है जो बिल्कुल बुरी तरीके से हार रहे हैं, तो देखिए मीर कासिम ना यहाँ से बिल्कुल भाग गए। जी हाँ लिटरली, यहाँ पर जो मुगल एम्पायर थे वो भी कहीं ना कहीं डटे रहे, उसी के साथ साथ जो अवध के राजा थे वो भी यहाँ पर डटे रहे। लेकिन देखिए मीर कासिम बुरी तरीके से भाग गए, और देखिए इतिहासकार का ये मानना है कि उसके बाद, ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद कहीं ना कहीं मीर कासिम जो है वो दिखे ही नहीं। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, ये जो वार लड़ी गई उसमें मीर कासिम तो भाग गए, लेकिन जो नवाब ऑफ बंगाल है वो कहीं ना कहीं फिर से मीर जाफर को बनाया गया, जिसके बाद देखिए उनकी मृत्यु हो गई। खैर ये तो एक्सटर्नल मैटर था, लेकिन देखिए समझने वाली बात ये है कि जो दोनों नवाब थे ना, उन्होंने कहीं ना फिर सरेंडर कर लिया है। जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसमें कि कैसे यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर मुगल बादशाह थे यहाँ पर, जिनको उनको सरेंडर करने के लिए काफी फोर्स किया गया, और देखिए इन्होंने सरेंडर भी किया, और कहीं ना कहीं वहां से ही जन्म हुआ किसका, तो यहाँ पर वहां से जन्म हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का, जिसको देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 साल लग गया। जी है बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर इतना टाइम क्यों लगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करने में, जबकि देखिए वार तो 1764 में ही खत्म हो गया था। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए जो मैंने मुनरो की बात की थी ना यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं ये मेजर थे, जी हाँ बिल्कुल, इसी के अध्यक्ष में यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था यहाँ पर, जो कि थे मेजर हेक्टर मुनरो। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये वार तो जीत लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव जो कहीं ना कहीं अपने देश लौट चुके थे, जिन्होंने बैटल ऑफ प्लेसी लड़ी थी, उनको पता था कि कैसे यहाँ पे नवाबों के साथ डील किया जाता है। तो देखिए मुनरो इतने अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, हेक्टर को यहाँ पर चिट्ठी लिखी, ये देखिए हमने जो पूरा अवध का रीजन था, जो पूरा मुगल्स का रीजन था, उसके साथ जो पूरा बंगाल था वो हमने जीत लिया, और कहीं ना कहीं देखिए अभी आपको आना पड़ेगा कि ये नवाबों के साथ आप डील कैसे करें। जी हाँ बिल्कुल, जिसके रिगार्डिंग हमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखने को मिली। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ना रॉबर्ट क्लाइव को आते आते कहीं ना कहीं 1 साल पूरा बीत गया यहाँ पर, जिसके रिगार्डिंग जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है वो हमें 1765 में हमें देखने को मिली। अब देखिए इस ट्रीटी में क्या हुआ था, तो ये ट्रीटी में ना यहाँ पर 2 तरीके की ट्रीटी साइन हुई थी, कि जो एक ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वो यहाँ पर साइन हुई थी शाह आलम जो मुगल एम्पायर थे उसके साथ, और कहीं ना कहीं जो दूसरी थी वो शाहजूद दौला के साथ हुई थी, जो थे नवाब ऑफ अवध। अब देखिए मीर कासिम तो भाग गए थे, तो उनका रोल ही नहीं आता, ऊपर से जो नवाब ऑफ बंगाल थे वो फिर से मीर जाफर बन चुके थे, जो कि हो गए अभी पॉपेट ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है ना, अब यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई गई होगी। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या था, तो देखिए मैं जो बता दूं, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है यहाँ पर कहीं ना कहीं नवाब ऑफ अवध के साथ, तो उसमें क्या बताया गया था, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो इलाहाबाद है वो छोड़ने का आदेश दिया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शाहजूद दौला को, कि देखिए आप ये जो इलाहाबाद है वो और जो कारा का रीजन है वो कहीं ना कहीं जो मुगल एम्पायर है शाह आलम, इनको दे दीजिए। अब देखिए ये यहाँ पर इनको देने की बात क्यों की गई थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो दिल्ली में शासन चला रहा था यहाँ पर शाह आलम, वो कहीं ना कहीं दिल्ली से छोड़कर यहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं इलाहाबाद भेजने का प्लान बना रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ताकि देखिए जो इलाहाबाद का पूरा रीजन है उस पर ये बैठकर बिल्कुल शाह आलम अपना राज करे, और दिल्ली तक की ये खबर ना फैले कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बिल्कुल राज कर रही है। तो देखिए उसके चलते ये सबसे पहली शर्त थी कि देखिए नवाब ऑफ अवध क्या करेंगे, अपने इलाहाबाद का रीजन है वो शाह आलम मुगल एम्पायर को देंगे, जिसमें मुगल एम्पायर अपना बेस बनाएंगे और वहीं से पूरा शासन चलाएंगे। ठीक है ना, ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त क्या थी नवाब ऑफ अवध के सामने की, देखिए हम आपको हमें 50 लाख रुपए देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो वार हुए है, जो उसमें कैजुअलिटी हुई हमारी, उसमें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खर्चा हो गया है हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो आपके द्वारा हुआ है ना, आप वार करते ना हमको इतना खर्चा होता, तो उसके रिगार्डिंग ना यहाँ पर 50 लाख की फिरौती यहाँ पर मांगी गई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, कहां से, नवाब ऑफ अवध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है ना, ये दूसरी शर्त हो गई यहाँ पर। तीसरी शर्त क्या थी, ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने क्या किया, जो जिनके भी जितने भी लैंड थे यहाँ पर
नवाब ऑफ अवध मतलब कौन, शुजाउद्दौला। तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी वो जो बलवंत सिंह है उनको देने का यहाँ पर बताया गया है, जो कि जमींदार थे बनारस के। अब देखिए ये क्यों किया गया, क्योंकि देखिए जो बलवंत सिंह है वो काफी मतलब खास आदमी माने जाते थे यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के। अब देखिए उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये डिसीजन होने को आया। अब देखिए उसी के साथ ये हो गई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद नवाब के लिए, अवध ऑफ नवाब के लिए। अब देखिए मुगल एम्पायर के सामने यहाँ पे क्या शर्त रखी गई, तो देखिए मुगल एम्पायर के सामने ये शर्त रखी गई कि देखिए आपको जो है वो दिल्ली छोड़कर कहीं ना कहीं इलाहाबाद आना पड़ेगा और हमारे प्रोटेक्शन में बिल्कुल राज करना पड़ेगा। दिल्ली तक की ये बात नहीं जानी चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कर क्या रही है, ठीक है ना। ये सबसे पहले यहाँ पर फोर्सफुली किया गया, जो मुगल जो है वो मान गए। दूसरी टीटी में क्या बताया गया यहाँ पर कि देखिए ग्रांटेड दीवानी राइट्स, मतलब यहाँ पर एक फरमान इशू किया गया कि देखिए यहाँ पर जितना भी बिहार, उसके साथ साथ बंगाल, उसके साथ साथ उड़ीसा, ये तीनों रीजन में जो भी यहाँ पर जो टैक्स होगा ना, वो टैक्स क्या करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कलेक्ट करेगी। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो मुगल एम्पायर है वो यहाँ पर बिल्कुल टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ है ना उसमें से हम 26 लाख रुपए जो है वो सालाना आपको देते रहेंगे। मतलब ये किसको देंगे, यहाँ पर मुगल एम्पायर को देंगे। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि 26 लाख से यहाँ पर ज्यादा का टैक्स कलेक्ट किया गया था। जैसे कि मैंने बताया था कि वो पूरा फर्टाइल लैंड है और वहां पर एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता है, उसके साथ साथ ट्रेड भी काफी अच्छा होता है पोर्ट्स होने के आसपास। क्योंकि देखिए जो जो बिहार बंगाल का इलाका है वो कहीं ना कहीं देखिए समुद्र से लगता था और समुद्र के किनारे ही पहले काफी ज्यादा ट्रेड हुआ करता था शिप्स के थ्रू। तो उसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पर जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो रीजन था उसमें से काफी ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अच्छा काफी चालाकी से रॉबर्ट क्लीव ने क्या किया, सिर्फ 26 लाख रुपए सालाना देने की बात करी यहाँ पर मुगल एम्पायर को। और देखिए जो पूरा था बाकी का टैक्स कलेक्शन वो अपने पास रखने की कोशिश की। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर द कंपनी हैज चार्ज मुगल एम्पायर एन अमाउंट 53 लाख वाज रिटर्न फॉर निजामत फंक्शन। अब देखिए किसी भी शासन को चलाने के लिए, जी हाँ बिल्कुल, जैसे आज जो है वो किसी भी देश को चलाने के लिए मिलिट्री लगती है, डिफेंस लगती है, पुलिस लगती है, कि एडमिनिस्ट्रेशन लगता है। तो पहले के यहाँ पर दशक में भी ऐसे ही होता था। जैसे यहाँ पर जो हुकूमत होती थी वहां पर ये सब करने के लिए ना, जैसे हमारी गवर्नमेंट होती है वहां पर निजामत फंक्शन होती थी। जी हाँ बिल्कुल, तो ये निजामत फंक्शन करने के लिए जो यहाँ पे मिलिट्री देखेगी, डिफेंस देखेगी, पुलिस देखेगी, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगी कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, तो ये सब भी जो है वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी देखेंगे। अभी मुगल एम्पायर कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग अब देखिए ये क्या कहती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये जो आपका काम है वो हम करेंगे। तो देखिए आपको इसके लिए हमें पेमेंट देनी पड़ेगी, वो थी 53 लैक्स की। मतलब 53 लाख का जो पेमेंट है आपको हमें देना पड़ेगा ये सब चीजें संभालने के लिए। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही तो 26 लाख है टैक्स के फॉर्मेट में जो ये कलेक्ट करने वाली थी, लेकिन खुद कितने मांग रहे थे, 53 लाख। तो आप समझ जाइए कि किस तरीके के यहाँ पे शर्तें रखी गई थी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर और नवाब ऑफ अवध के सामने। तो ये कुछ दो ट्रीटी थी जो यहाँ पर निकल कर आई सामने। अब देखिए उसी के साथ साथ आप सभी को पता था कि किस तरीके से है ना यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके लोगों के खिलाफ, मतलब लोकल पीपल के खिलाफ। तो उसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पर काफी मेजर चेंजेस ये निकला बैटल ऑफ बक्सर के बाद, कि इनके जो यहाँ पर फरमान जारी किए गए थे और जो रिलैक्सेशन दी गई थी ना यहाँ पर, उसका काफी बुरी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था यहाँ पर लोकल वेंडर्स का। जी हाँ, और यहाँ पर देखिए स्थिति ऐसी हो गई थी कि यहाँ पर कभी भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी यहाँ पर फरमान जारी करना होता था तो ये क्या करते थे, ये सीधे पहुंच जाते थे यहाँ पर उठे सुठे नवाब और या फिर मुगल एम्पायर के पास। जी देखिए हमें ये दस्तावेजों पे आपकी जो है वो सिग्नेचर चाहिए या मोहर चाहिए, जिसे हम पहले कहते थे। और ये जो है वो मुगल एम्पायर चुपचाप दे भी देते थे, क्योंकि देखिए उनके पास बिल्कुल दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं था। तो ऐसे यहाँ पर कुछ हालात बन गए थे बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो देखिए शायद आपको यह पे समझ में आ ही गया होगा कि ये जो बैटल ऑफ बक्सर है वो कहाँ से चालू हुई थी, कहीं ना कहीं प्लेसी से, उसके बाद साथ बैटल ऑफ चिंसुरा से, और कहीं ना कहीं बैटल ऑफ बक्सर जिसमें यहाँ पर मीर कासिम ने लड़ा था और वो खुद ही यहाँ पर भाग गए, उसके बाद कहीं ना कहीं दिखे ही नहीं। तो ये था पूरा बैटल ऑफ बक्सर। होप्स हो कि आपको ये जो बैटल ऑफ बक्सर है वो अच्छी तरीके से समझ में आ ही गई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में मैं देखूंगा कि इस पे हिस्ट्री टॉपिक्स पे अपने को क्या कवर करना है या क्या नहीं। अगर आपके पास कुछ सजेशन हो गए तो जिया बिल्कुल फ्री फील टू पिन इन द कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।